रॉकी समझ चुका था नताशा अभी घबरा रही है और आज की रात वह नताशा के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। इसलिए ना चाहते हुए भी अपना चेहरा मायूस बनाते हुए नताशा से थोड़ा दूर होते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं और दिन तुमसे दूर रह लूंगा। मैं समझ सकता हूँ, मैंने तुम्हें जो तकलीफ दी है उसके बाद मुझे यह सजा बर्दाश्त करनी ही होगी। तुम आराम करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ सोने के लिए। और इतना कहकर रॉकी मायूसी से वहां से उठकर जाने लगा। तभी नताशा ने घबराते हुए तुरंत ही रॉकी का हाथ पकड़ लिया और अपनी घबराई हुई आवाज में पूछा, तुम मुझे छोड़कर स्टडी रूम में क्यों जा रहे हो? यहाँ भी तो रह सकते हो ना? और रॉकी यह सुनकर मायूस सा चेहरा बनाते हुए अपनी दुखी आवाज में बोला, नहीं रह सकता ना, तुम्हारे सामने रहकर मुझे खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारे साथ, लेकिन तुम मुझे करने ही नहीं दोगी और मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे तुमसे दूर रहना होगा तब तक जब तक तुम मेरे साथ कंफर्टेबल ना हो जाओ और अपने करीब आने की इजाज़त न दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। इनफैक्ट अब मेरे लिए यह काम और आसान हो जाएगा, क्योंकि कल सुबह मुझे अपने कंसर्ट के लिए सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए अमेरिका से बाहर इंग्लैंड जाना है। मुझे लगता है यह वक्त काफ़ी होगा तुम्हें मेरे लिए रेडी करने के लिए, इसलिए तुम यहाँ आराम करो, मैं जाता हूँ। इतना कहकर रॉकी वहाँ से जाने लगा। वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, तभी नताशा के दिल में एक घबराहट हो गई। उसने इस तरह रॉकी को जाता हुआ देखा तो एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल निकलकर सीने से बाहर आ जाएगा। नताशा अपने दिल के हाथों मजबूर तुरंत ही घबराते हुए जल्दी से बेड से नीचे उतरी और दौड़कर रॉकी को पीछे से हग कर लिया। उसने रॉकी की पीठ पर अपना सर रखते हुए घबराती हुई आवाज में कहा, नहीं रॉकी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं अब एक सेकंड तुमसे दूर नहीं रहना चाहती। प्लीज मेरे पास रहो। और नताशा की इस बात को सुनकर रॉकी के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपने चेहरे की मुस्कान को गायब कर धीरे से पलटकर नताशा के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर प्यार से कहा, लेकिन कैसे रहूं? अगर यहाँ रहा तो अपना कंट्रोल लूज कर जाऊंगा और फिर मैं। हाँ, तो तुम्हें कौन कह रहा है कंट्रोल करने को? आई अंडरस्टैंड कि आज की रात शादी की रात है, बस मुझे थोड़ी सी। और इतना कहते हुए नताशा ने अपनी नज़र शर्म से नीचे कर ली और नताशा की बात सुनकर रॉकी उसके चेहरे को यूं ही अपने हाथों में थामे हुए उसके करीब झुककर धीरे से अपनी सांसें उसके होठों के पास छोड़ते हुए बोला, जब मालूम है तो मुझसे शर्माने की जरूरत क्या है? आज से हम दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ हैं। तुम मेरी और मैं तुम्हारा हूँ। और वैसे भी मैंने तुम्हारी बॉडी का हर हिस्सा देखा है, बस आज उसे अपना बना लूंगा। और इतना कहकर रॉकी बिना एक पल की देरी किए तुरंत ही नताशा के होठों पर होठ रख देता है। नताशा रॉकी के इस सडन एक्ट से कुछ पल के लिए हैरान थी, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद कर ली और रॉकी के बालों में हाथ चलाते हुए उसको किस करने में उसका साथ देने लगी। नताशा का साथ पाकर रॉकी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने तुरंत ही नताशा को अपनी गोद में उठाया और उसे
यूं ही किस करते हुए बेड पर लेकर आया। उसने बिना किसी ब्रेक किए अगले ही पल उसके ऊपर आते हुए अपनी किस को और ज्यादा गहरा कर दिया और दोनों एक दूसरे में खोने लगे। वहीं दूसरी तरफ क्रिश और आशी का कमरा। साइको, मुझे यह गिफ्ट नहीं चाहिए, वह भी एक या दो नहीं बल्कि पूरे 3। व्हाट? पूरे 3 गिफ्ट, वह भी इतनी रात को? ओके फाइन, तुम्हें जो भी चाहिए मुझे सुबह कहना, मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन पहले मेरे पास आओ और अब कोई ड्रामा मत करना वरना, कहते हुए क्रिश की आवाज में वार्निंग थी, जिसे सुनकर आशी पहले तो घबरा रही थी, लेकिन फिर उसने जल्दी से अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं साइको, तुम गलत समझ रही हो। मुझे कोई सामान नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए जो तुम मुझे अभी दे सकते हो। व्हाट? अभी? अभी क्या चाहिए तुम्हें फायरफ्लाई? कहते हुए क्रिश जैसे ही आशी पर गुस्से से झपटने वाला था, तभी आशी उसे रोकते हुए बोली, अरे पहले रुको तो साइको, सुन तो लो, तुम तो जब देखो मुझ पर गुस्सा करते रहते हो। अरे मैं तुमसे छोटी छोटी चीज मांगूंगी, मेरी डिमांड ज्यादा बड़ी नहीं है। बस मेरा पहला गिफ्ट है कि मैं तुम्हारे लिए इतनी खूबसूरत तरीके से सजी हूँ, तो तुम मेरी तारीफ करो, मेरी मेहंदी में अपना नाम देखकर बताओ कि कैसी है। और दूसरी शर्त है कि तुम मुस्कुराओ, अपनी यह दांतों की चमकदार बत्ती सी मुझे दिखाओ और कहो, आशी तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, आई लव यू आशी। और क्योंकि जब से हमारी शादी हुई है तुमने मुझे सिर्फ एक बार आई लव यू कहा है, यह भी कोई बात हुई। और मेरी तीसरी और फाइनल शर्त है, तो मुझे प्रॉमिस करो कि तुम रोज मुझे दिन में 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हाँ पूरे 5 बार आई लव यू कहोगे। हाँ, वह भी रोज रोज, एक सुबह सुबह, दूसरा दोपहर 12 बजे, तीसरा शाम को 4 बजे और चौथा रात को 9 बजे और पांचवा रात को। कहते हुए आशी अपनी उंगलियों पर टाइम गिन रही थी और अपने क्यूट अंदाज में किसी बच्चे की तरह अपनी शर्त बता रही थी, लेकिन उसकी सब बातें सुनकर क्रिश कोल्ड नजरों से उसे देखता रह गया था। और इससे पहले आशी अपना लास्ट टाइम बताती, तभी क्रिश अगले ही पल उसके दोनों कंधों को अपने हाथों से पकड़कर उसे लगभग हिलाते हुए अपने सामने करके बोला, व्हाट? यह क्या बकवास कर रही हो तुम फायरफ्लाई? तुम पागल हो क्या? तुम इस तरह की बकवास बातें लाती कहाँ से हो अपने दिमाग में? मैं कुछ नहीं करने वाला, समझी? आज नहीं साइको, तुम्हें मेरी सारी शर्त पूरी करनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगी, समझे? और आज तो मैं तुम्हारे इशारे पर भी नहीं करूंगी, और अगर तुमने मुझे डराया ना तो मैं। और इससे पहले कि आशी कुछ कह पाए, क्रिश उस पर लगभग गरजते हुए बोला, व्हाट? तुम मुझे धमकी दे रही हो? लगता है तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है फायरफ्लाई, बट यू डोंट वरी, तुम्हारे इस पागल दिमाग को ठिकाने लगाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। और इतना कहकर क्रिश अगले ही पल जैसे ही उसके होठों की तरफ झुकने लगा, तभी आशी थोड़ा घबरा गई, लेकिन तभी अचानक उनका दरवाजा नॉक होता है और क्रिश अपनी ही जगह पर रुक गया। उसकी नीली कठोर आंखें दरवाजे की तरफ गई तो उसका चेहरा सर्द होने लगा था, क्योंकि दरवाजे पर खड़ा शख्स उसकी रोमांटिक टाइम को बर्बाद करने आया था, जो उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। क्रिश ने दरवाजे को इग्नोर कर एक बार फिर आशी की तरफ झुकना शुरू कर दिया, लेकिन तभी दरवाजा एक बार फिर बजता है और आशी इसी बात का फायदा उठाकर जल्दी से क्रिश को
खुद से दूर करते हुए बोली, साइको देखो ना, कोई दरवाजे पर है, शायद कुछ इम्पोर्टेंट होगा। और इतना कहकर आशी जल्दी से पीछे की तरफ हुई। आशी की बात सुनकर क्रिश को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी शर्तें सही भी थी। यही सोचकर ना चाहते हुए भी वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और दरवाजा खोलने की तरफ गया। अब क्रिश ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने खड़े शख्स को देखकर वह कुछ पल के लिए तो हैरान था, क्योंकि रॉकी उसके सामने शर्टलेस, सिर्फ अपने पजामे में थोड़ा नर्वस और घबराते हुए खड़ा था। इस वक्त यहाँ रॉकी होगा, यह बात क्रिश ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, वह भी इस कंडीशन में। लेकिन फिर उसने अपनी एक आईब्रो उठाकर कोल्ड वॉइस में पूछा, क्या हुआ? क्रिश के इस तरह सवाल पूछने पर रॉकी थोड़ा नर्वस होकर अपनी नजर इधर उधर करते हुए अपनी लड़खड़ाती आवाज में धीरे से बोला, इस समय आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, लेकिन मुझे किसी बहुत जरूरी चीज की जरूरत है, इसलिए मुझे आना पड़ा। कृपया क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं? दरअसल मैं इसे खरीदना भूल गया हूँ। हे भगवान, यह बहुत शर्मनाक है। तुम लोग करो जो करना था, कहकर रॉकी शर्माते हुए जैसे ही वहां से भागने को हुआ, तभी क्रिश शायद रॉकी की बात को समझ चुका था। उसने उसे आवाज देते हुए कहा, स्टॉप। क्रिश की ठंडी वॉइस को सुनकर रॉकी के दौड़ते हुए कदम अचानक ही रुक गए, और तभी क्रिश वापस कमरे में आकर अपने ड्रॉयर में से एक बॉक्स निकालकर कमरे से बाहर आया और रॉकी के सामने आकर उसके हाथ को पकड़कर उसके हाथों में वह बॉक्स पकड़ा दिया। आगे से ध्यान रखना, यह तुम्हारा सेकंड टाइम है। अगली बार से मुझे मेरे रोमांटिक टाइम में डिस्टर्ब किया तो नताशा को नीदरलैंड भेज दूंगा, समझे? और इतना कहकर क्रिश वहां से जाने को हुआ, तभी अचानक ही कुछ सोचकर वह बिना पीछे मुड़कर एक बार फिर रॉकी से बोला, बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर वेडिंग नाइट। इतना कहकर क्रिश वहां से जाने लगा, लेकिन तभी रॉकी को अपने भाई के मुंह से यह शब्द सुनकर उसके दिल में बहुत खुशी हो रही थी। वह अचानक ही पलटकर दौड़कर क्रिश के पास आया और उसके सीने से लग गया। वह क्रिश को कस के गले लगाकर थोड़ा इमोशनल और खुश होते हुए बोला, थैंक्स ब्रो, मेरे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, मुझे मेरे सच्चे प्यार से मिलवाने के लिए, मेरी इतनी गलतियों के बावजूद मुझे माफ करके मेरी भलाई के बारे में सोचने के लिए। शायद मैं अच्छा भाई नहीं बन पाया, लेकिन तुम हमेशा से मुझसे बेस्ट थे और इसीलिए तुम किंग हो। और सच कहूँ तो अभी मुझे रियलाइज हुआ है कि तुम एक असली किंग हो, और अब मुझे समझ में आया कि क्यों आशी, सॉरी भाभी के फादर ने आपको चुना आपके प्रिंसेस के लिए, क्योंकि केवल किंग ही प्रिंसेस को रानी बना सकता है। यू आर मेड फॉर ईच अदर। प्लीज हो सके तो मुझे मेरी बेवकूफ़ी के लिए माफ कर देना। मुझे एहसास है कि मैं अपनी बेवकूफ़ी में आकर आपको, अपनी फैमिली को और सबसे ज़्यादा आशी को तकलीफ दी है। मेरी गलती की माफ़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद करूँगा कि आप लोग मुझे बेवकूफ़ समझकर माफ़ कर दोगे, और मेरी तरफ से आपको भी आपकी वेडिंग नाइट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। इतना कहकर रॉकी क्रिश से थोड़ा अलग हुआ, और क्रिश शॉकिंग रिएक्शन के साथ रॉकी की बातों को सुन रहा था। लेकिन रॉकी से अलग होते ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने रॉकी की पीठ को थपथपाते हुए कहा, बस कर,
चल जा यहाँ से, तेरी वाइफ तेरा इंतजार कर रही होगी, इससे पहले कि वह सो जाए। क्रिश की बात सुनकर रॉकी के चेहरे पर मुस्कान थी। वह तुरंत हाँ में सर हिलाकर वहां से दौड़ गया, लेकिन वह दोनों इस बात से अनजान थे कि कुछ ही दूरी पर एक जोड़ी नीली आंखें उन दोनों भाइयों को आपस में सारी प्रॉब्लम क्लियर करते हुए देख रही थी। और अब उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू आने लगे थे। यह कोई और नहीं बल्कि निक था, जो नींद न आने के कारण बाहर कॉरिडोर में टहलने आया था। और अब शायद उसे यह एहसास हो रहा था कि शायद वह गलत था। उसका कोल्ड हार्टेड भाई इतना भी कोल्ड हार्टेड नहीं था। वह हमेशा अपने भाइयों को अपनी प्रायोरिटी समझता था, भले ही वह इस बात को शो ना करे। क्रिश अपने कमरे में जैसे ही आया, तभी उसकी नजर बेड पर गई, जहां आशी नहीं थी। आशी को अपने बेड पर ना देखकर क्रिश की आंखें ठंडी हो गई। वह गुस्से से दांत पीसते हुए आशी को कमरे में ढूंढने लगा और अगले ही पल सामने का नजारा देखकर वह काफी हैरान था। वहीं दूसरी तरफ राका और याना का कमरा। राका, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। तुमसे किसी भी चीज के लिए बहस नहीं करूंगी, लेकिन मुझे तुमसे सिर्फ एक प्रॉमिस चाहिए। प्लीज मेरी आंटी और मेरे कजन को अपने टारगेट से आजाद कर दो। देखो, मुझे पता है तुम मुझे कंट्रोल करने के लिए उन लोगों को टारगेट बना रहे थे, लेकिन अब तो मैं तुम्हारे पास हूँ और अपनी मर्जी से तुम्हारे सामने अपनी हार स्वीकार करती हूँ। प्लीज एक वाइफ के तौर पर नहीं, लेकिन अपने बच्चे की माँ के तौर पर ही मुझसे यह प्रॉमिस करो कि तुम उन्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। प्लीज राका। इन शब्दों को कहते हुए याना काफी इमोशनल लग रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त एक अजीब ही दर्द था, जैसे अब उसके अंदर उसका कुछ रहा ही नहीं। वह टूट चुकी थी, किस्मत के आगे वह हार मान चुकी थी, और न जाने क्यों उसे आज पहली बार इस तरह देखकर राका को अपने दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा था। राका अपनी गहरी नीली आंखों से याना की खूबसूरत हरी आंखों में देखते हुए बोला, अगर मैं तुम्हारी बातों को मान लूं, तो तुम अपना प्रॉमिस तो नहीं तोड़ोगी। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी हर बात मानोगी और किसी भी मामले में बहस नहीं करोगी। तुम आज से और अभी से पूरी तरह से मेरी हो, वह भी अपनी मर्जी से। मैं जो चाहे तुमसे कह सकता हूँ और करवा सकता हूँ। तुम मुझे ना नहीं कह सकती। अगर तुम मेरी इस बात को मानने के लिए तैयार हो तो ठीक है। राका की बात सुनकर याना ने धीरे से हाँ में सर हिलाया, जो देखकर राका के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आए। राका ने अपना मोबाइल निकालकर उस पर कुछ मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया, और अब वह यूं ही याना पर झुके हुए उसके होठों पर लाइट किस करते हुए बोला, यह प्रॉमिस वह है जो तुमने मुझे किया है, लेकिन एक प्रॉमिस मैं तुमसे लेना चाहता हूँ। किसी भी कीमत पर मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज के बाद तुम पर और तुम्हारे अंदर मेरे बच्चे पर सिर्फ मेरा हक होगा। बदले में तुम्हारी हर जरूरत, तुम्हारी पसंद नापसंद और हर ख्वाहिश को पूरी करूंगा, लेकिन कभी भी मुझे डिसअपॉइंट करने की या गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना, वरना तुम अच्छे से जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हें आज से मेरी गुड वाइफ बनकर रहना होगा, खास तौर से लोगों के सामने। आई बात समझ में? राका अपनी बातों को कहते हुए काफी गंभीर लग रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसे देखकर ही लग रहा था कि वह अपनी बातों को
लेकर कितना सीरियस है। याना को भी उसकी बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। न जाने क्यों आज उसे राका से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि आज राका की बाहों में उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इन बाहों में वह पूरी तरह सुरक्षित है। अब याना जानती थी कि उसे क्या करना है। याना ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि शायद अब वक्त आ चुका था कि वह खुद को राका की बाहों में सौंप दे। याना चुपचाप बिना किसी ऑब्जेक्शन के आंखें बंद करके लेटी हुई थी, जो शायद उसकी रजामंदी थी कि अब राका उसके साथ जो करना चाहता है वह कर सकता है। याना को अपनी आंखें बंद कर लेटे हुए राका उसके चेहरे की तरफ देखने लगा और उसकी खूबसूरती को निहारने लगा। न जाने क्यों यह चेहरा उसे एक अजीब सी कशिश महसूस करवाता था। यह चेहरा उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। याना लगभग 5 मिनट तक यूं ही आंखें बंद करके लेटी हुई थी और राका की मूवमेंट का इंतजार कर रही थी। लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि राका कोई भी हरकत नहीं कर रहा। तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो राका उससे दूर होकर क्लोजेट रूम की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, जाओ अपनी ड्रेस चेंज करो, यह तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल है। अचानक राका को खुद से दूर होता हुआ देखकर याना पूरी तरह हैरान थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि राका आज की रात उसे छोड़ देगा, और न जाने क्यों राका को इस तरह जाता हुआ देखकर आज पहली बार याना के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ ही देर बाद राका अपना नाइट सूट पहनकर बेड पर वापस आया तो याना क्लोजेट रूम में जाकर अपनी एक नी लेंथ नाइटी पहनकर आई, जो कि उसके लिए काफी कंफर्टेबल थी। यह ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत रिलीविंग थी। राका ने याना को इस तरह देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। याना बिस्तर पर आकर राका से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके लेट गई, लेकिन यह चीज शायद राका को अच्छी नहीं लगी और अगले ही पल याना की एक सिसक निकल गई। आह! दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें।